नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्तिदेव और आपका स्वागत है एंटरप्रेन्योर अप्रोच पर। बॉस, अगर आप इंटरनेट खोलकर देखोगे ना, तो आपको हज़ारों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां लोग दावा करते हैं 10 गाय रखो, महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमाओ और रातों रात लखपति बन जाओ। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है। सुबह दूध दुहा, शाम को डेयरी पर डाला और महीने के अंत में मोटी कमाई। लेकिन सवाल यह है, क्या असल में डेयरी फार्मिंग इतनी आसान है? क्या 10 गायें खरीदते ही पैसा बरसने लगता है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा गणित है जो ज़्यादातर लोग आपको बताते ही नहीं? आज हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई हवा हवाई सपना नहीं। आज बात होगी भारत में डेयरी फार्मिंग की असली, प्रैक्टिकल और ज़मीन से जुड़ी सच्चाई की। हम बात करेंगे शेड की, फसलों की नस्ल की, चारे की और साइलेंट हीट की, बीमारियों की, दूध की कीमत की, और सबसे ज़रूरी, नफ़ा आखिर कितना बचता है। हम 10 अच्छी नस्ल की गायों का एक पूरा मॉडल बनाएंगे, एक एक रुपए का हिसाब लगाएंगे, आखिर में देखेंगे कि किसान या युवा एंटरप्रेन्योर की जेब में वास्तव में कितना पैसा बचता है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज का हिसाब आपको लाखों रुपए की गलती करने से बचा ले। सबसे पहली बात, डेयरी फार्मिंग नौकरी नहीं है। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लो, डेयरी फार्मिंग कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। ये 9 से 5 की नौकरी भी नहीं है। ये 24 घंटे 365 दिन चलने वाला बिजनेस है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, आपका कच्चा माल जिंदा होगा, आपकी मशीनरी जिंदा है। गाय या भैंस यहाँ रविवार की छुट्टी नहीं है। पशु को ये नहीं बता सकते कि आज संडे है, आज दूध नहीं देना है। और अगर पशु बीमार हो गया तो काम अगले दिन तक टाला भी नहीं जा सकता। यही वजह है कि डेयरी फार्मिंग में मैनेजमेंट सबसे बड़ा गेम है। अब बात करते हैं उस गलती की जो बहुत सारे नए डेयरी फार्मर शुरुआत में ही कर देते हैं। इसे कहते हैं कैपिटल मिसमैनेजमेंट, मतलब पैसे का गलत इस्तेमाल। लोग शुरुआत में क्या करते हैं, 10 से 15 लाख रुपए लगा दिए, शानदार शेड बना दिया, ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन खरीद ली, महंगे पंखे खरीद लिए, फव्वारे लगा दिए और न जाने क्या क्या किया। लेकिन जब असली ज़रूरत आती है अच्छी नस्ल के पशु खरीदने की और अगले 6 महीने का चारा खरीदने की, तो जेब खाली हो जाएगी। यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। एक समझदार डेयरी एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ शुरुआत करेगा। शेड का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि पशु को तेज़ धूप से बचाए, भारी बारिश से बचाए, गर्मी से बचाए, सर्दी से बचाए, और सबसे ज़रूरी, शेड में हवा की अच्छी आवाजाही हो, फर्श फिसलन वाला ना हो, पानी की सही व्यवस्था हो। बस शुरुआत में पूरा पैसा ईंट और सीमेंट में मत फंसा दो, क्योंकि डेयरी में वर्किंग कैपिटल ऑक्सीजन की तरह काम करती है। पैसा खत्म तो बिजनेस का दम भी खत्म, ये मानकर चलो आप। अब आते हैं असली हीरो पर, पशु और नस्ल। अब बात करते हैं इस पूरे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी की, यानी कि पशु और उनकी नस्लों की। भारत में डेयरी के लिए ब्रॉडली 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता भैंस पालन, और दूसरा रास्ता होगा कि आप क्रॉस ब्रीड गाय लाओ। दोनों का गणित अलग है। अगर आप भैंस की बात करें तो मुर्रा या जाफराबादी जैसी नस्लें लोकप्रिय है। भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपके इलाके में दूध का भुगतान फैट के आधार पर होता है, या आप पनीर, खोया और घी जैसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो भैंस आपके लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, भैंस का लैक्टेशन पीरियड और प्रजनन चक्र गाय से अलग होता है। अब दूसरी तरफ आती है क्रॉस ब्रीड गाय, जैसे एचएफ या जर्सी क्रॉस। अच्छी गाय 15 से 25 लीटर तक दूध दे सकती है, लेकिन इनकी देखभाल ज़्यादा संवेदनशील होती है, खासकर गर्मी में। गर्मी, फीड, पानी, बीमारी, मतलब ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। इसलिए सिर्फ ये देखकर पशु मत खरीद लेना कि ये 20 लीटर दूध देती है। पूछो किन परिस्थितियों में ये 20 लीटर दूध देती है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, बयान कब हुआ, कितनी बार उसने बच्चा दिया है, बीमारी का उसका इतिहास क्या है, और सबसे ज़रूरी उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री क्या है। मान लो आपका लक्ष्य है 10 पशुओं का एक डेयरी फार्म खोलना, तो मेरी सलाह होगी कि सारे 10 पशु एक ही दिन खरीदने की बजाय पहले 5 पशुओं से शुरुआत करो, और फिर लगभग 5 से 6 महीने बाद बाकी के 5 पशु जोड़ो। अब सवाल है, ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि अगर आपने 10 पशु एक साथ खरीदे और उसका लैक्टेशन साइकिल भी लगभग एक जैसा रखा, तो कुछ महीनों बाद कई पशु एक साथ ड्राई पीरियड में जा सकती हैं। मतलब कि दूध कम या बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन चारा चारा वो तो चलता रहेगा। यही है कैश फ्लो का असली गणित, पशुओं की स्टेगरिंग यानी चरणबद्ध खरीद आपका दूध उत्पादन को ज़्यादा लगातार रखने में मदद करती है। अब आता है सबसे बड़ा खर्च, फीड मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में यहीं से असली प्रॉफिट और लॉस तय होता है। फीड मैनेजमेंट, चारा, दाना, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, यही आपकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खा सकते हैं। डेयरी के कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट में चारे और दाने का हिस्सा बहुत बड़ा होता है, और अगर आप हर चीज़ बाजार से खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा आपके बजाय चारा बेचने वाला कमा सकता है। इसलिए डेयरी का असली सीक्रेट क्या है? अपना चारा, और इसमें 2 चीज़ें बहुत काम आती हैं, हरा चारा और साइलेज। अगर आपके पास ज़मीन है तो उसका इस्तेमाल करो,
लगभग 5 से 6 पशुओं पर करीब 1 एकड़ सिंचित जमीन का मॉडल कई इलाकों में उपयोगी हो सकता है, जहां आप नेपियर घास, मक्का, बस बरसीम, उसके अलावा जई जैसे चारे उगा सकते हैं। और जब मक्का सही स्टेज पर हो तो उसका साइलेज बना सकते हैं। साइलेज का मतलब होता है चारे को सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक स्टोर करके रखना। जब हरा चारा महंगा हो जाता है तब आपके पास अपना फीड रिजर्व रहता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, साइलेज कोई जादू नहीं है। उनकी क्वालिटी, बनाने की टेक्निक, स्टोरेज और राशन फार्मूलेशन सही होना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड फीड का गणित अब बहुत सिंपल तरीके से समझो। पशु को सिर्फ हरा चारा खिलाकर अच्छा मिल्क प्रोडक्शन मेंटेन करना मुश्किल है। उसे चाहिए सूखा चारा, हरा चारा, संतुलित दाना और जरूरी मिनरल्स। एक सामान्य थंब रूल के तौर पर प्रति लगभग 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर करीब 1 किलो बैलेंस्ड फीड की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एग्जैक्ट राशन पशु के वजन, दूध उत्पादन, लैक्टेशन स्टेज और चारे की क्वालिटी के हिसाब से बदलता है। इसलिए बिना हिसाब के दाना कभी मत डालो, क्योंकि दाना ज़्यादा डाला तो पैसा बर्बाद होगा और कम डाला तो दूध उत्पादन आपका गिरेगा। यानी डेयरी में फीड सिर्फ खाना नहीं, फीड एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन की तरह है। अब लगाते हैं असली हिसाब। अब तक की बातें समझ आ गई, लेकिन असली सवाल है पैसा कितना बचेगा। चलो एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाते हैं। मान लेते हैं आप 10 अच्छी नस्ल की गायें डेयरी शुरू कर रहे हैं। पहला खर्च पशु 10 गायें, मान लेते हैं औसत कीमत 60,000 प्रति गाय, तो कुल कीमत आपकी होगी 6 लाख। अब एक साधारण हवादार शेड, पानी की व्यवस्था लगभग 2 लाख तक में हो जाती है। फिर इक्विपमेंट, मिल्किंग कैन, चाफ कटर, कुट्टी मशीन और अन्य जरूरी सामान मिलाकर मान लेते हैं कि करीब 50,000 का यहाँ पर आपको खर्चा आएगा। यानी शुरुआती फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगभग 8.5 से 9 लाख। ध्यान रहे, यह एक औसतन मॉडल है। आपके इलाके, नस्ल, जमीन, शेड और इक्विपमेंट की कीमत के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट काफ़ी बदल सकती है। जब इनकम का हिसाब मान लेते हैं, 10 पशुओं में से किसी समय औसतन 7 से 8 गायें दूध दे रही और प्रति गाय औसतन 14 लीटर दूध दे रही। 8 गायें 14 लीटर, 112 लीटर दूध रोज होगा। अब मान लेते हैं दूध का एवरेज सेलिंग प्राइस होगा 40 रुपये प्रति लीटर, तो 112 इंटू 40 यानी करीब 4,480 रुपये रोज की ग्रोस रेवेन्यू आपको होगी। लगभग 1,34,000 रुपये। सुनकर अच्छा लग रहा है ना, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। अब खर्च को बाहर निकालो। ऑपरेटिंग कॉस्ट, आज दुधारू गायों का फीड और फूडर कॉस्ट मान लेते हैं लगभग 240 प्रति पशु प्रतिदिन, तो 8 इंटू 240 हो जाएगा आपका 1,920 रुपये। 2 ड्राई काउस का खर्च होगा आपको मान लेते 120 प्रति पशु, तो लगभग 240। फिर लेबर, दवा, डॉक्टर, बिजली, पानी और बाकी छोटे छोटे खर्च मान लेते हैं करीब 500 रुपये रोज। तो कुल खर्च आपका बैठ रहा है वो है लगभग 2,660 रुपये रोज, महीने में करीब 80,000। अगर आप रेवेन्यू करीब 1,34,000 लाख है और ऑपरेटिंग खर्च करीब 80,000, तो बचता है 54,000। यानी ब्रॉडली 45,000 से 52,000 या उसके आसपास का मंथली ऑपरेटिंग सरप्लस एक कंजर्वेटिव सिनेरियो में समझा जा सकता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात, इसे अपनी गारंटीड सैलरी मत समझना, क्योंकि डेयरी में हर महीने प्रोडक्शन एक जैसा नहीं रहेगा। दूध का भाव बदलेगा, चारा महंगा हो सकता है, पशु बीमार हो सकता है, ब्रीडिंग फेल हो सकती है और अचानक वेटरनरी खर्च भी आ सकते हैं। इसलिए कागज़ पर दिखने वाला प्रॉफिट और जेब में बचने वाला प्रॉफिट अलग हो सकता है। अब आते हैं डेयरी के 3 सबसे बड़े खतरे को देखते हैं। अगर आपने ये 3 चीज़ें समझ ली तो डेयरी का बड़ा खेल समझ लिया। नंबर 1 है ब्रीडिंग और साइलेंट हीट। डेयरी में पशु का समय पर दोबारा गाभिन होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गाय ब्याने के बाद लंबे समय तक दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसका ड्राई पीरियड बढ़ जाएगा, दूध नहीं मिलेगा। उस दौरान चारा तो आपको देना पड़ेगा। और कई बार समस्या आती है कि गाय हिट में आती है लेकिन उसके लक्षण आपको पता ही नहीं चलते। इसे कहते हैं साइलेंट हिट। अगर किसान समय समय पर हिट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले साइकिल भी निकल जाएगा। हर साइकिल के साथ आपके सामने सिर्फ एक वेटनरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक फाइनेंशियल लॉस भी तैयार होगा। इसलिए ब्रीडिंग कैलेंडर, हीट डिटेक्शन और टाइमली वेटनरी सपोर्ट डेयरी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, मेस्टेसिस यानी थनैला दूसरा बड़ा खतरा है। यानी थन में इन्फेक्शन, गंदा फर्श, गंदी मिल्किंग प्रैक्टिस, गलत हाइजीन, इन सबसे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसका सीधा असर दूध उत्पादन पर, दूध की क्वालिटी पर, प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। इसलिए मिल्किंग हाइजीन, क्लीन शेड, अंडर हेल्थ और कोई कंपोजिशन कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कोई भी डिसइंफेक्टेंट या केमिकल बिना पशु चिकित्सक की सलाह के इस्तेमाल मत करना। अब तीसरी समस्या, और ये सीधे आपकी कमाई से जुड़ी हुई है, मिल्क सेलिंग। अगर आप पूरा दूध एक ही बायर को बेच रहे हैं तो आपकी बेगनिंग पावर कम हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे वैल्यू एडिशन की तरफ बढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 110 लीटर दूध है तो पूरा दूध रॉ मिल्क के रूप में बेचने के बजाय धीरे धीरे कुछ सब पनीर, घी, खोया या डायरेक्ट होम डिलीवरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूध नहीं बेच रहे, आप वैल्यू बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखना, वैल्यू एडिशन का मतलब सिर्फ ज़्यादा प्राइस नहीं है, उसमें भी प्रोसेसिंग कॉस्ट, डिलीवरी, पैकेजिंग
फसाई के लाइसेंस, वेस्टेज और कस्टमर एक्विजिशन सब शामिल होगा। इसलिए पहले छोटा शुरू करो, फिर स्केल करो। तो आखिर डेयरी फार्मिंग में सफलता का फॉर्मूला क्या बनता है? मेरे हिसाब से 3 बातें। पहली, डेयरी फार्मिंग पैसे छापने की मशीन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल बिजनेस है। यहाँ पशु की हेल्थ, न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट आपके प्रॉफिट को तय करेंगे। दूसरी बात, फीड कॉस्ट को कंट्रोल करो। जहाँ संभव हो खुद हरा चारा उगाओ, साइलेज बनाओ और फीड का पूरा हिसाब किताब रखो, क्योंकि जिस किसान का फीड कॉस्ट कंट्रोल में नहीं उसका प्रॉफिट भी कंट्रोल में नहीं होगा। और तीसरी बात आएगी, सिर्फ रॉ मिल्क बेचकर हमेशा बड़ा बिजनेस बनाना जरूरी नहीं है। पहले प्रोडक्शन स्टेबल करो, फिर डायरेक्ट कस्टमर्स बनाओ, कि धीरे धीरे पनीर, घी, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करो। अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल टेक वे की। अगर कोई कहता है कि 10 गाय रखो और महीने के 3 लाख कमाओ, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछना, भाई खर्च निकालने के बाद कितना? क्योंकि डेयरी में दूध बेचना आसान है, प्रॉफिट बचाना मुश्किल काम है। और यही डिफरेंस एक पशुपालक और डेयरी एंटरप्रेन्योर के बीच होता है। एंटरप्रेन्योर में हमारा विजन भी यही है कि आपको सिर्फ सपने नहीं दिखाना चाहते, हम आपको धंधे की असली जमीन दिखाना चाहते हैं। नफ़ा कितना है, जोखिम कितना है, कहाँ आपका पैसा फंस सकता है और कहाँ यह स्ट्रेटजी लगातार बिजनेस को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर डेयरी फार्मिंग का ये पूरा एनालिसिस आपको काम का लगा हो तो कमेंट में डेयरी बीस और मुझे बताइए, क्या आप गांव में रहकर या शहर से वापस लौटकर डेयरी फार्मिंग शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। इस वीडियो को उन किसान भाइयों, उन युवाओं को जरूर पहुंचाइए जो डेयरी फार्मिंग शुरू करने का सपना देख रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचा ले। और अगर आप चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर अप्रोच पर आपको इसी तरह पूरे हिसाब किताब के साथ बिजनेस और पैसे की असली तस्वीर दिखानी मिलती रही, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जागरूक बनिए, जमीन से जुड़िए और अपने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस को बढ़ाइए। जय हिंद दोस्तों।